हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। व्योम सो रहा था, तभी उसके कानों के पास उसका फोन बजता है, जिस पर प्राची का कॉल आ रहा था। उसकी आवाज सुनकर वो डर कर उठ जाता है और बोलता है, अरे कौन है जो सुबह सुबह मुझे परेशान कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? प्राची बेबी तुम? ओह सॉरी, गलती से बोल दिया मैंने, माफ कर दो। नो, अब मैं मम्मी जी से ही तुम्हारी शिकायत करूंगी। अरे यार माँ को मत बोलो, वो मुझे फिर से डांटेंगी। अरे बेबी मेरी बात तो सुनो। धत तेरे की, लगता है अब जान को मनाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर प्राची गुस्से में कैफे चली जाती है और मुंह फुलाकर बोलती है, समझता क्या है अपने आप को? एक तो इतने प्यार से कॉल किया ताकि प्यारे से गुड मॉर्निंग विश करूं, आई लव यू जान कहकर उठाऊं, और ये मुझ पे ही चढ़ गया सुबह सुबह। बताऊंगी इसे तो मैं। वो गुस्से में ऐसे कर ही रही होती है कि व्योम आकर उसका प्यार से हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है, प्राची बेबी ऐसे मत करो, तुम्हें लग गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगेगी तभी तो तुम्हें और अच्छा लगेगा, और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? बेबी तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जहाँ भी जाओगी मुझे पता चल ही जाएगा, और इतने गुस्से में तुम यहीं आ सकती हो ये मैं पहले से ही जानता हूँ। इसी बात का तो कहीं तुम फायदा नहीं उठा रहे ना मेरा, और तुमने मुझसे ऐसे बोला कैसे? हाँ बेबी यार नींद में मुझे पता ही नहीं चला कि फोन किसका आया है। मुझे लगा शायद दोस्त होंगे, और फोन बिल्कुल कान के पास रखा था। बहुत तेज की कान पर आवाज हुई, इसलिए थोड़ा रूडली हो गया। आई एम सॉरी ना प्राची, फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई लव यू यार। आई लव यू टू। आगे से ऐसा हुआ ना तो देख लेना, कटप्पा की तरह टकला कर दूंगी। छी, तुम मुझे ऐसे करोगी? मैं टकला अच्छा लगूंगा क्या अपनी शादी में? नहीं नहीं, छी, कितने गंदे लगोगे। ऐसे ही सही हो। हाँ तो फिर ऐसे मत बोला करो ना। अच्छा, शादी की शॉपिंग मुझे तुम्हारे साथ करनी है, पता है ना? घर वालों ने शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकाला है। हाँ पता है, कर लेना जब मन हो। ऑफिस से भागता हुआ आ जाऊंगा, बस एक कॉल कर देना। ओ मेरा जानू, इतना सारा प्यार। हाँ नौटंकी, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। आई नो तुमने कुछ खाया नहीं होगा। और इस तरह दोनों एक रोमांटिक सी जगह पर जाते हैं जहां वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी व्योम के पास उसकी माँ चेतना का कॉल आता है और वो उसे बोलती है, अरे बेटा तू बिना बताए कहाँ चला गया? पता है ना कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक घर से बाहर नहीं जाते। अरे माँ वो मैं बस थोड़ा काम से बाहर आया था। तेरा काम मैं अच्छे से जानती हूँ, जरूर तू बहू से मिलने गया होगा। तेरे पास ही बैठी है ना अभी? हाँ नहीं माँ, वो तो है ही नहीं। अरे रहने दे तू, मैं सब समझ चुकी हूँ। तू जल्दी से बहू को फोन दे दे। लो माँ से बात कर लो। जी मम्मी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बस बहू मैं बढ़िया। और अच्छे से सुन लो तुम दोनों, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दो। और वैसे क्या कर रहे हो तुम दोनों? खैर छोड़ो ये सब, खुश रहो तुम दोनों। और पंडित जी ने मुहूर्त बता दिया है, तो बहू इसे बोल दियो कि हल्दी के फंक्शन का सामान लाना है। मैंने इसे लिस्ट भेज दी है। ठीक है मम्मी जी। पागल हो तुम, मुझे फोन क्यों दिया? तुम ही बात करते ना। माँ को तो पहले ही पता चल गया था कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, तो क्या करता। अच्छा, मम्मी जी ने शॉपिंग करने के लिए बोला है, हल्दी का सामान लाना है, तो चलो। ठीक है, चलिए मोहतरमा। इसी तरह दोनों हल्दी के फंक्शन का सामान लेने चले जाते हैं और आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाते हुए बोलते हैं, अच्छा देखो सारा काम हुआ या नहीं बताते जाना, मैं लिस्ट में पढ़ रही हूँ और टिक करती जाऊंगी। ओके। पूजा का सामान आ गया? हाँ। हल्दी आ गई? हाँ आ गई। डेकोरेशन वाले को कॉल किया? कर दिया। केटर्स को कॉल किया? उसने फोन नहीं उठाया, शाम को बात कर लूंगा। ओके। तुमने इसका खाना तो टेस्ट किया है ना? I mean, तुम श्योर हो ना? क्योंकि मेरी मम्मी ने इसी को शादी में खाना बनाने के लिए रखा है। हाँ पागल, अच्छा बनाता है वो, जान पहचान है उससे काफी। ओके, सब डन हो गया। चलो मुझे घर ड्रॉप कर दो, या तुम्हारी मम्मी ने मना कर दिया शादी तक हम मिल नहीं सकते? अब मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग कैसे करूँगी? मैं हूँ ना, करवा दूंगा। बस तुम्हारा मेकअप से लेकर तुम्हारा लहंगा हील सब मैं शॉपिंग करवाऊंगा। ओके जान। ओए पागल हो क्या, सबके सामने? क्या करूँ, खुशी के मारे रहा ही नहीं गया। व्योम उसे उसके घर ड्रॉप करता है। अगले दिन हल्दी का फंक्शन होता है। व्योम को हल्दी लग रही होती है, जहाँ उसके दोस्त उसे हल्दी लगाते हुए बोलते हैं, अबे साले कैसे खुश होकर हल्दी लगवा रहा है? शादी के बाद तेरी खुशियाँ गम में बदल जाएंगी जब प्राची तुझे सताया करेगी।
अबे तुझे क्यों दर्द हो रहा है? मुझे उसके सताने से, पीटने से, उसके गुस्से से भी प्यार है। कितनी क्यूट लगती है उस वक्त। हाय। देख रहे हो आंटी जी, आपका बेटा लट्टू है प्राची भाभी पर। मेरा बेटा बहू ही इतनी प्यारी लेकर आया है कि लट्टू, फिरकी, पहिया, बॉल सब है। और इस चक्कर में मुझे मत भूल जाइयो, समझा? वरना तेरी खैर नहीं। अरे माँ बहुत लग रही है, छोड़ो ना, कभी नहीं करूँगा। आप मेरी प्यारी माँ जो हो। अच्छा नीरज, इसकी हल्दी छुड़वा दे। इसकी उतरी हुई हल्दी बहू को लगवानी है। इतना सुनकर नीरज उसकी उतरी हुई हल्दी एक बाउल में डालता है और प्राची के घर लेकर जाता है, जहां उसके घर वाले बारी बारी से उसे हल्दी लगाते हैं। हल्दी चढ़ने के कुछ देर बाद उसके चेहरे का निखार देखकर उसकी सहेलियां उसे छेड़ती है। तभी प्राची की माँ सविता बोलती है, अरे मेरी बेटी को ऐसे तंग मत करो। देखो व्योम के प्यार का रंग कैसे उस पर चढ़कर बोल रहा है कि व्योम प्राची से कितना प्यार करता है। माँ आप भी मेरी टांग खींच रही हो ना? प्राची ये कहकर शर्माती हुई अंदर चली जाती है और मिरर में खुद को देखकर शर्मा के बोलती है, सच में मुझे व्योम के प्यार का रंग चढ़ गया है। कितना ग्लो कर रहा है ना मेरा फेस। हाँ लगाई हल्दी है, पर पीली की जगह तो तू शर्मा शर्मा कर लाल हुए जा रही है। कहो तो व्योम को भेज दूं तेरी फोटो। माँ आप फिर से मेरी टांग खींच रही हो ना? अरे मैं अपनी बेटी की सिर्फ माँ थोड़ी हूँ, दोस्त भी तो हूँ उसकी। और ऐसा मैंने झूठ क्या बोला? तू इतनी लाल हो ही गई है पागल सी। अब जा जाकर कुछ खा ले, वैसे भी पूजा खत्म हो गई है। ठीक है माँ, फिर मैं आराम करूँगी, डिस्टर्ब मत करना। ठीक है बेटा। इतना बोलकर प्राची रेडी हो जाती है और व्योम के कॉल करते ही घर के पीछे वाले दरवाजे से छुपकर उसके साथ अपनी शादी की शॉपिंग करने चली जाती है, जहां प्राची लहंगे सिलेक्ट करती है और व्योम को दिखाती है। व्योम इशारे से उसे मना कर देता है। फिर कुछ देर बाद वो एक डमी पर लहंगा देखता है और उसकी चुन्नी प्राची को उड़ाकर बोलता है, इसमें तुम बिल्कुल मेरी दुल्हनिया लग रही हो। अच्छा है ना ये वाला? बहुत ही ज्यादा प्रिटी है पागल। चलो अब मुझे मैचिंग की ज्वेलरी, कुंदन वाला हार और प्यारा सा मांग टीका, इसी कलर का चूड़ा, नेल पेंट, बिंदी और कमरबंद, ये सब चाहिए। बाप रे बाप, इतना सब और खरीदोगी अभी? हाँ, और जोड़े में लगाने के लिए बहुत प्यारे से फ्लावर्स चाहिए, वो तुम उसी दिन याद से भिजवा देना। और हाँ, मैं छुप कर आई हूँ, जल्दी से शॉपिंग करवाओ मेरे पसंद की। अगर कुछ रह गया ना तो देखना शादी ही नहीं करूँगी। अरे जान ऐसे मत बोलो, शादी तो तुमसे करके ही रहूंगा, इसीलिए चलो तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट करवाऊं। इतना बोलकर व्योम एक एक करके उसे सारी शॉपिंग करवाता है, जिसमें वो हर सामान को लेने में 2-3 घंटे लगाया करती। सब सामान लेने के बाद वो व्योम के गले लगकर बोलती है, थैंक यू व्योम, तुमने मेरी सारी मनपसंद चीजों की शॉपिंग करवा दी। अब देखना कितनी सुंदर लगूंगी उस दिन। तुम तो पहले से ही इतनी अच्छी लगती हो मुझे जान, अब क्या जान लेकर मानोगी मेरी? हट पागल। इतना बोलकर व्योम उसे घर पर ड्रॉप करता है और प्राची चुपके से अपने बेड पर आकर लेट जाती है। किसी को पता नहीं चलता। 2 दिन बाद में प्राची के हाथों में व्योम के नाम की मेहंदी लगती है, जिसका रंग बहुत गहरा आता है। और अगले दिन उसकी शादी बड़ी धूमधाम के साथ व्योम से होती है। सारी फैमिली एक साथ फोटो क्लिक करवाती है। सुहानी एक पढ़ी लिखी, नकचड़ी और घमंडी लड़की होती है। उसके माता पिता को भी अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने का बड़ा गुमान होता है। तभी एक दिन उसके घर युवांश नाम के एक देसी लड़के का रिश्ता आता है। युवांश बेहद समझदार, गुणी और मेहनती लड़का होता है। सुहानी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर अपने पिता शंकर के फोर्स करने पर सुहानी मान जाती है और फिर सुहानी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अरे ओ रामू, यह देखो कितने गंदे पर्दे लगे हैं, इन्हें जल्दी से बदल दो, मेहमान बस आते ही होंगे। अभी करता हूँ मालिक, बस खिड़की साफ कर लो। अरे जल्दी करो यार। हे भगवान, ये रामू पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। अभी तक मिठाई भी नहीं आई। मेहमानों के आने का टाइम हो गया है। हाँ आया लाया मालिक। ये चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इनकी नकचड़ी बेटी किए गाय पे पानी ना फेंके तो क्या?
सुहानी बेटा, जल्दी तैयार हो जा, मेहमान आते ही होंगे। और हाँ, जरा तमीज से पेश आना। क्या मॉम, एक ही बात बार बार बोलकर क्यों बोर कर रहे हो मुझे? बस कर, ज्यादा नहीं बोलते। मेहमानों के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं और कुछ ही देर में सुहानी के घर युवांश और उसकी फैमिली वाले रिश्ते के लिए आ जाते हैं। सुहानी युवांश की फैमिली के लिए नाश्ता लेकर जाती है। युवांश की मां मानसी और पिता दिवाकर को सुहानी बेहद पसंद आ जाती है। वहीं युवांश को भी सुहानी पहली नजर में भा जाती है। फिर दोनों परिवारों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। रे गौरी जी, आपकी बेटी बड़ी प्यारी और सुंदर है। मन्ने हमारे बेटे के लिए इसी लड़की की तलाश थी। हाँ हाँ जी, वो तो है ही। वैसे हमने अपनी बेटी को मास्टर्स की डिग्री भी दिलवाई है और इसकी पीएचडी भी चल रही है। जी हाँ, घर के कामों में बड़ी तेज है। ये पेंटिंग, ये डिशेस सब इसी ने तो बनाए हैं। लीजिए लीजिए, समोसा लीजिए। अरे समोसा तो कोने वाले बीकानेर जैसा लग रहा है। अच्छा, तो ये है सुहानी, मेरी होने वाली महारानी। ये मम्मी पापा इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? खैर, मुझे क्या। ओहो, ये है वो लंगूर जिससे मैं शादी करूंगी। आया बड़ा बत्ती सी चमका रहा है अपनी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे हमारा बेटा युवांश भी कुछ कम ना है। यो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अभी 2 नई ब्रांच भी खोलने वाला है। बहुत बढ़िया। तो दिवाकर जी, हम रिश्ता पक्का समझे ना? इस तरह दोनों परिवार कुछ दिनों बाद सुहानी और युवांश की शादी करा देते हैं। शादी के बाद से ही सुहानी के परिवार वालों से तनातनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुहानी शाम को पार्टी में जाने की जिद करती है। सासू माँ, I feel so bored and I have to go party tonight. अंग्रेजी में क्या किटकिट कर रही है? साफ सीधा हिंदी में बोल। उफ, सासू माँ, मुझे पार्टी में जाना है, सुना आपने? रे मारे कान के पर्दे फाड़ेगी के? पार्टी में जाना है तो चली जाइए, पर हाँ युवांश ने लेती जाइए। इट्स इम्पॉसिबल, मैं उनके साथ कहीं नहीं जाने वाली। तो फिर तू भी ना जावेगी, बैठ जा घर पे, बहुत काम है। ले जाऊंगी, ठीक है। आज इन्हें सबके सामने ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। ये ले, मेरा बेटा युवांश भी आ गया। युवांश, जल्दी से रेडी हो जाइए, मुझे पार्टी में जाना है। अरे चैन की सांस तो लेने दे, दरवाजे से लेके चलेगी के? युवांश रेडी होकर आता है और सुहानी के साथ पार्टी में चला जाता है। तभी पार्टी में उसकी कुछ सहेलियां आती हैं और कुछ अलग ही अंदाज में एक दूसरे को हलो करती हैं, जिसे देखकर युवांश को हंसी आ जाती है और युवांश बोलता है, ये कैसा तरीका है इन लोगों का? कान के पास को में लग गया है के जो फूक मार मार के उड़ा रहे हैं? तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? इसे स्टाइल कहते हैं। अच्छा रे, ये भी कम स्टाइल हुआ? हमारे यहाँ इतनी देर में लट बज जाते हैं। सुहानी की सहेलियां युवांश की बात सुनकर बुरा सा मुंह बना लेती हैं और उसकी सारी सहेलियां आपस में कानाफूसी करने लगती हैं। ओह डियर, किस जंबो से शादी की है तूने? रियली यार, फैमिली प्रेशर की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी। But I know my choice. Oh my sweetheart. Anyways, he is educated. तुम्हारे मिस्टर चंपो दास को इंग्लिश तो आते हैं ना? Really, I feel so embarrassed with him. सुहानी काफी देर तक अपनी सहेलियों के साथ युवांश के बारे में कानाफूसी करती ही रहती है। तभी युवांश सुहानी और उसकी सहेलियों के पास आकर बोलता है, अरे क्या गुनगुनाने लग रहे हो तुम लोग? मुझे भी कुछ बता दो। What the hell? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? कितनी इंसल्ट करवाओगे मेरी? अरे बेबी जल्दी करो, लेट हो रहा है, हमने घर भी जाना है और सुबह ऑफिस भी है मेरा। Will you please shut up? चलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है मैडम जी, मैं तो यही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी कर लो बस। युवांश सुहानी से कुछ दूर चला जाता है। तभी सुहानी की सहेली प्रियल उसके पास ड्रिंक लेकर आती है और बोलती है, हाउ रूड इज दिस मैन? तेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई।
रियली यार, आई फील सो बैड। हैव दिस यार एंड फील बेटर, डोंट बॉदर हिम। इस आदमी से तो मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, सच में इतना गंवार है ये। मेरी मान तो तू इस गंवार को डिवोर्स दे दे। बस यार थोड़ा टाइम और मैं इसको ना डिवोर्स दे दूंगी, बस थोड़ा पेपर वर्क करवाना है। सुहानी के हाथ में ग्लास देख युवांश वहाँ पहुँच जाता है और उसके द्वारा कहीं डिवोर्स की बात सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच जाता है और वह सुहानी के हाथ से लेकर ग्लास जमीन पे पटक कर तोड़ देता है। फिर युवांश सबके सामने सुहानी को एक तमाचा जड़ देता है और बोलता है, अरे बहुत हो गया तुम लोगों का। अगर इंग्लिश में बात करना किसी के पढ़े लिखे होने का सबूत है ना, तो फिर मैडम योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम वेल एजुकेटेड देन यू एंड आई डोंट शेम टू स्पीक माय मदर टंग। नाउ स्टॉप योर कन्वर्सेशन एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओह माय गॉड, यहाँ तो सब गड़बड़ है। जो नरम था वो गरम है। ओ चंट सहेली, क्या पट्टी पढ़ा रही थी? पढ़े लिखे गवार तो तुम लोग हो जो घर तोड़ना, डिवोर्स देना तुम मॉडर्न सोच वालों के लिए खेल होगा जो कागज पे किए हुए दस्तक से भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमारे लिए ना रिश्ते हैं ये, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अनमोल होते हैं। युवांश की बातें सुनकर सुहानी की सहेलियों का मुंह उतर जाता है। वो युवांश से अपने किए की माफी मांगती हैं। आई एम वेरी सॉरी युवांश। आई एम रियली सॉरी युवांश। युवांश की बातें सुहानी के घमंड को तोड़कर चकनाचूर कर देती हैं। वो अपने किए पे बेहद शर्मिंदा होती है। वो युवांश से माफी मांगती है। युवांश अपनी बीवी को माफ कर देता है और दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। भाव्या अपनी भाभी वनिका के साथ में अपने डांस क्लास के लिए जाती है, जहाँ उसकी गुरु चांदनी उससे बोलती है, भव्या, मेरे बुलाने पर तुम यहाँ आई, वो भी इतने दिनों बाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरा तुम्हें यहाँ बुलाने का कुछ और मकसद था। मुझे यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बोलिए आप क्या बोलना चाहती हैं? भव्या, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो इसमें इतना हिचकिचाने वाली क्या बात है? आपको जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए ना। इस बार हमारी एकेडमी नेशनल लेवल पर हिस्सा लेने जा रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब कब से इस दिन का वेट कर रहे थे, पर अफसोस मैं तो इस प्रतियोगिता का हिस्सा ही नहीं बन सकती, क्योंकि अब मैं पहले जैसी नहीं रही। तुम कर सकती हो और हम चाहते हैं कि तुम ही करो, क्योंकि तुम पिछली बार स्टेट लेवल में फर्स्ट रैंक से जीती थी और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी तुम कथकली में जीत सकती हो। उस समय की बात कुछ और थी, तब तो मैं अपने दोनों पैरों पर चल सकती थी, दौड़ सकती थी, लेकिन अब तो मैं लंगड़ी हो चुकी हूँ। अब तो मैं कथक नहीं कर सकती। ये बोलकर भाव्या वहाँ से चली जाती है और चांदनी वनिका से बोलती है, आपके बोलने पर हमने ये कर तो दिया, पर मुझे नहीं लगता भव्या मानेगी। भव्या कथकली जरूर करेगी और देखना जीतेगी भी। वो लंगड़ी जरूर है, पर उनका पैशन अभी भी नहीं बदला। हम भी यही चाहते हैं कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले और अपने साथ साथ हमारी एकेडमी का नाम भी रोशन करे। इसलिए तो हमने आपकी बात मानकर उसको यहाँ बुलाया और उससे बात की। वनिका चांदनी से वादा करके भाव्या के साथ घर जाती है, जहाँ भाव्या अपने रूम में जाकर अपनी विनर वाली फोटो को देखकर रोने लगती है। तभी वनिका उसके रूम में आती है और भाव्या अपनी भाभी को देखकर अपने आंसू पोंछ लेती है और फोटो को साइड में रख देती है, जिसे देखकर वनिका उससे बोलती है, पुराने दिन भी क्या दिन थे, नहीं? पहले कथकली के लिए आपके अंदर कितना क्रेज था। आपने जब स्टेट लेवल पर हिस्सा लिया था तब आपके अंदर कितना जुनून था, कितनी जिद थी उस कंपटीशन को जीतने की। पर अब वो तो आज भी है, पर मेरे पास पैर नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि अब आप एक लंगड़ी हैं जो सही से चल भी नहीं सकती। वैसे आपने मना करके ठीक ही किया, वैसे भी आप जीत तो पाती नहीं और हार का सामना करने से तो अच्छा यही है कि ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा ही ना लिया जाए। भाभी, आपको क्या लगता है, अगर आज मैं लंगड़ी हूँ तो क्या मैं कथक नहीं कर सकती? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और देखना, बहुत जल्द आप मुझे दोबारा कथकली करते हुए देखेंगी। और हाँ, मैं हार से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने हारना कभी सीखा ही नहीं है। वो तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, माँ जी की दवाई का टाइम हो रहा है। वनिका अपनी ननद को कथकली के लिए उकसाकर वहाँ से बाहर जाकर चुपके से भाव्या को देखने लगती है। भाव्या अपनी भाभी के जाते ही अपनी कथकली वाली ड्रेस को पहनकर कथकली के कुछ स्टेप्स करती है, लेकिन वो एक भी स्टेप नहीं कर पाती।
और नीचे गिर जाती है। ये देखकर वनिका अपने रूम में जाकर खुद से बोलती है, भव्या के अंदर मैंने उसका पैशन तो जगा दिया है, पर ऐसा ना हो कि वो एक बार फिर से हार मान जाए और अपना सपना अपने पैरों की वजह से पूरा ना कर पाए। वनिका अपनी चालाकियों से भाव्या के अंदर कथकली करने की नई उम्मीद तो जगा देती है, पर भाव्या की नाकाम कोशिश देखकर अंदर ही अंदर ये सोचकर परेशान होती है कि कहीं भाव्या इस कंपटीशन के लिए मना ना कर दे। और इसीलिए एक दिन वनिका भाव्या के पास जाकर उससे बोलती है, इरादा अभी मजबूत है या डगमगा रहा है? भाभी, इरादे उनके डगमगाते हैं जिनके सपने छोटे होते हैं। अगर ऐसा ही है तो अपनी डॉक्टर से बात करो। मैंने काफी लोगों को देखा है जिनके पैर नहीं होते और वो नकली पैर के जरिए चलते हैं, और मुझे अपने नंद पर पूरा यकीन है कि वो हर बार की तरह इस बार भी जीतेगी। भाभी, आप मेरे साथ हैं? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि जिन सपनों को तुम दबा चुकी हो उनको फिर से नई उड़ान दे सको। भाभी, आप मेरे साथ हैं। देखना, अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगी। जिसके बाद वनिका भाव्या के डॉक्टर से बात करके वनिका भाव्या को हॉस्पिटल लेकर जाती है। नकली पैर की मदद से भाव्या अपने सपने की ओर पहला कदम उठाती है और अपनी एकेडमी में जाकर चांदनी से बोलती है, मैं इस कंपटीशन में जरूर हिस्सा लूंगी। आप मेरा नाम लिख दीजिए मैम। इतना बड़ा बदलाव, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जिसके बाद भाव्या रोज अपनी एकेडमी में जाती और कथक की प्रैक्टिस करती। देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब भाव्या स्टेज पर सबके सामने आकर कथकली से सबका मन मोह लेती है और नेशनल लेवल पर फर्स्ट आकर अपने घर वालों और डांस एकेडमी का नाम रोशन करती है। जिसके बाद एक रिपोर्टर उसके पास आकर उससे बोलता है, भाव्या जी, क्या आप हमको बताएंगी कि आखिर ऐसी हालत में भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना और जीतने का हौसला आखिर आप में आया कहां से? जब आपके हौसले बुलंद हो तो आपकी जीत पक्की है। पर हाँ, इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी चालू भाभी को देना चाहूंगी। चालू इसलिए क्योंकि उन्होंने बड़ी ही चालाकी के साथ मुझे इस कंपटीशन के लिए मनाया। और हाँ, आज मैं अपनी भाभी और अपनी गुरु चांदनी की वजह से ही यहाँ तक पहुँची हूँ। मैडम, आपने पहले भी स्टेट लेवल पर कथकली की ट्रॉफी अपने नाम की थी, पर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना कथक से नाता ही तोड़ लिया और आज फिर जब आप हमारे सामने आई तो एक विनर के रूप में? ये सवाल सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पुराने दिनों को याद करके बताती है कि किस तरह वो अपनी कार से जा रही थी और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका एक पैर उससे छिन चुका है। जिसके बाद से उसने कथक करना बंद कर दिया था और अपने अंदर के पैशन को कहीं मार दिया था। अपनी पूरी कहानी सुनाकर भाव्या की आंखों से आंसू नहीं रुकते और वनिका सबके आगे बोलती है, नो मोर क्वेश्चंस। आप सब यहाँ आए, आप सबने भव्या का हौसला बढ़ाया, उसके लिए शुक्रिया। इतना बोलकर वनिका भाव्या के साथ घर जाती है, जहाँ उसकी सास कोकिला उन दोनों को दरवाजे पर रोक हाथों में आरती की थाल लिए उनसे बोलती है, अरे 2 मिनट रुको। पहले मैं अपनी चालू बहू, जिसकी वजह से मेरी बेटी फिर से आत्मनिर्भर बन पाई है, उसकी और अपनी भव्या की आरती तो उतार लूं। कोकिला उन दोनों की नजर उतारकर उनको घर के अंदर लाती है। जिसके बाद कोकिला भाव्या से बोलती है, तेरा खुद का सपना था कि तू खुद की डांस एकेडमी खोले, जिनमें उन बच्चों को तू कथकली सिखा पाए जो डांस करना और सीखना तो चाहते हैं पर किसी कारण वो सीख नहीं पाते। हाँ माँ, तेरी भाभी ने आज तेरा वो सपना भी पूरा कर दिया। सच में भाभी, आप बहुत चालू हो। आखिर आप ये सब कैसे कर लेती हो? जैसे आप में टैलेंट है वैसे ही ये मेरा टैलेंट है। हर कोई मेरे जैसे चालाक नहीं हो सकता। ये बोलकर वनिका अपनी सास और भाव्या को उस जगह पर लेके जाती है जहाँ बड़े बड़े शब्दों में भाव्या एकेडमी लिखा होता है। जिसके बाद भाव्या के सारे सपने पूरे हो जाते हैं और उसके अंदर से लंगड़ी होने का दुख भी खत्म हो जाता है। रिधि अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है और टीवी पर मैगी का प्रचार देखकर वो खुद से बोलती है, क्या यार, बार बार मेरे सामने ये मैगी क्यों आ जाती है? इसे देखते ही मेरी चटोरी जुबान मुझसे मैगी मांगने लगती है। रिधि जल्दी से किचन में जाती है
और अपने लिए 2 पैकेट मैगी बनाकर हॉल में बैठकर आराम से खाने लगती है। उसको मैगी खाता देखकर उसकी सास सीता उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे जितना घर में राशन नहीं आता उससे ज्यादा तो मैगी आ जाती है, जिसे तुम महीना खत्म होने से पहले ही खा जाती है। क्यों माँ जी, आप तो खामखाए इतना झूठ बोले जा रही हैं। आपके कहने का क्या मतलब है कि इस घर में मैं अकेले ही मैगी खाती हूँ? अकेले नहीं खाती, लेकिन खाती तो सबसे ज्यादा है ना। सबसे ज्यादा मैं नहीं बल्कि आपका बेटा निशांत खाता है। अरे आज मैंने 2 दिन बाद मैगी खाई है और निशांत जी वो तो रोज ही खाते हैं। अरे तुझसे तो मुंह लगाना ही बेकार है। जाकर मेरे लिए अब मैगी बना दे, बहुत दिन हो गए मैगी खाए हुए। आपको भी मैगी खाना पसंद है ना, या फिर मैं खाती हूँ इसलिए आप भी मैगी खाती हैं? अरे मुंह बंद कर, समझी? तेरे यहाँ आने से पहले मैं मैगी खा रही हूँ, उल्टा यहाँ आकर तूने मैगी खानी शुरू की है। जा रही हूँ मैं अपनी मैगी खत्म करके। इतना बोलकर रिधि अपनी मैगी खत्म करके फिर से किचन में जाती है और अपनी सास और अपने लिए फिर से मैगी बना कर लाती है। उसको फिर से मैगी खाता देखकर सीता उससे बोलती है, क्यों री करम जली, अभी तो तूने मैगी खाई थी और फिर से लेकर बैठ गई। हाँ मुझे पता है, क्योंकि आप तो मुझे मैगी देती नहीं बल्कि मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर खाती, इसीलिए मैंने थोड़ी सी अपने लिए बना ली। नास पीटी, तेरा बस चले ना तो मैगी बनने वाली फैक्ट्री में जाकर वहाँ की मैगी को भी एक ही दिन में चट कर जाएगी। माँ जी अपनी तरह ना मुझे हफ्सी मत समझो। मेरा और निशांत का पेट तो मैगी से भर जाता है, लेकिन आपका नहीं भरता। इसीलिए जल्दी बताइए कि रात के खाने में क्या बनाऊं? करम जली, मैं तेरी सास हूँ, थोड़ा इज्जत से बात करना सीख जा। और हाँ, खाने में वो बनाना जो मुझे पसंद है। अपनी बहू को ऑर्डर देकर सीता मैगी लेकर अपने रूम में जाती है और मैगी खाने लगती है। रिधि भी अपनी मैगी खत्म करके खाना बनाने लग जाती है। रात को निशांत ऑफिस से घर आता है, जिसके बाद वो फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और खाते हुए रिधि से बोलता है, रिधि आज तुम्हारा फास्ट है क्या? आज मेरा किस चीज का फास्ट होगा? आज कुछ है नहीं ना? मैंने तो इसीलिए पूछा क्योंकि आज तुम खाने के लिए नहीं बैठी। अरे खाना किस पेट में खाएगी, शाम से मैगी ही ठूस रही है। अब जगह थोड़ी ना होगी तेरे पेट में जो तू खाना खा पाए। माँ जी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने अकेले ही मैगी खाई थी, आपने तो खाई ही नहीं। चुप करो आप दोनों, जब देखो बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर देती हो। थोड़ी खाई हो या ज्यादा, आप दोनों ने खा ली ना मैगी? हाँ तो अब मेरी बारी है, अब मैं खाऊंगा। तो रिधि मेरे लिए मैगी बना कर ले आना। अरे मैगी होगी तब तो तुझे देगी ना, सारी मैगी तो खुद ही खा गई। आप दोनों ने मिलकर सारी मैगी खत्म कर दी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी मैगी खानी है, मतलब खानी है। इतना बोलकर निशांत बच्चों की तरह गुस्सा हो जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन फिर निशांत बिना कुछ खाए ही गुस्से में ऑफिस चला जाता है। उसकी ये नाराजगी देखकर सीता और रिधि मार्केट जाकर मैगी लेकर आती है। रिधि निशांत को मनाने के लिए YouTube पर मम्मा टीवी देखकर मैगी वाली बहू देखती है, जिसमें वो देखती है कि परी अपने ससुराल वालों के लिए भी कभी मैगी के पकोड़े तो कभी मैगी का पिज्जा बनाया करती। ये सब देखकर रिधि खुद से बोलती है, मैगी की इतनी सारी डिश बनती है, मुझे तो पता ही नहीं था। एक काम करती हूँ, आज मैं भी परी की तरह निशांत जी के लिए मैगी के पकौड़े और पिज्जा बना देती हूँ, इससे वो भी खुश और मैं डबल खुश। रिधि जल्दी से किचन में जाकर मैगी के पकोड़े और पिज्जा की रेसिपी देखकर सबके लिए डिनर में मैगी के पकोड़े और पिज्जा बनाकर लाती है, जिसे खाते ही सीता रिधि से बोलती है, क्या बात है, आज के पकोड़े और पिज्जा में तो कुछ अलग ही स्वाद है, ऐसा क्या डाल दिया तूने? मुझे मनाने के लिए इतना सब कुछ बना लिया तुमने, पर तुमसे मैगी नहीं बनाई गई। अरे निशांत जी नाराज क्यों होते हो? आज तो मैंने पूरा डिनर मैगी का बनाया है। ये देखो, मैगी पकौड़ा, मैगी पिज्जा, मैगी समोसे। क्या ये सब मैगी से बने हैं? तभी मैं कहूँ खाने का स्वाद इतना लाजवाब क्यों लग रहा है। निशांत जी आप मुझसे अब भी गुस्सा है? अरे गुस्सा हो तुमसे तुम्हारे दुश्मन, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। आ जाओ सब साथ में खाते हैं। सब साथ में खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और रिधि किचन में जाकर थोड़ी मैगी अपने लिए और बनाती है, जिसके बाद में रूम में जाकर वो निशांत से बोलती है, निशांत जी ये देखिए, मैं हमारे लिए मैगी बना कर लाई हूँ, चलिए मूवी देखते हैं और मैगी खाते हैं। ये बोलकर दोनों मूवी देखते हुए मैगी खाने लगते हैं।
जहां निशांत पूरे ध्यान से टीवी देखते हुए थोड़ी थोड़ी मैगी खा रहा था। तो वहीं रिधि निशांत को देख देखकर सारी मैगी खा जाती है। मैगी खत्म होने के बाद निशांत रिधि से बोलता है, रिधि, ये क्या है? तुमने सारी मैगी खत्म कर दी? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सारी मैगी मैंने ही खा ली? अरे हम दोनों खा रहे थे ना, अगर खत्म हुई है तो हम दोनों ने बराबर की खाई है। पर मेरा पूरा फोकस टीवी पर था और मैं थोड़ा थोड़ा खा रहा था। हम दोनों शेयर करके खा रहे थे ना, फिर तुमने मौका देखकर सारा क्यों फिनिश किया? मैंने भी शेयर किया था, तो प्लीज मुझे घूरो मत। गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। निशांत के गुस्से से बचने के लिए रिधि बात घुमाकर सो जाती है और अगले दिन निशांत के लंच बॉक्स में मैगी पैक करके दे देती है और खुद घर का सारा काम खत्म करके फोन में व्लॉग देखने लगती है, जिसमें वो देखती है कि एक लड़की 30 सेकंड का टाइमर लगाकर स्पाइसी मैगी खत्म करती है। ये देखकर रिधि भी किचन में जाकर मैगी बनाती है और उसमें हर तरह के चिल्ली सॉस डालकर 30 सेकंड का टाइमर लगा लेती है और अपनी सास को बुलाकर उससे बोलती है, ये देखिए माँ जी, एक्स्ट्रा स्पाइसी मैगी। बस आप देखते जाना कैसे मैं 30 सेकंड के अंदर इसे पूरा खत्म करती हूँ। बहू रानी, फेंकना उतना ही चाहिए जितना कि सामने वाला लपेट सके। इतनी सारी मैगी, वो भी एक्स्ट्रा स्पाइसी, तू 30 सेकंड तो क्या 30 मिनट में भी नहीं खा पाएगी। आपको ये सब मजाक लग रहा है? यही सोच रही है ना आप कि मैं ये चैलेंज पूरा नहीं कर सकती? तू ना किसी भी हाल में नहीं कर सकती, इसीलिए अपनी पागलपंती बंद कर और मुझे जाने दे यहाँ से। नहीं माँ जी, अब तो आप 30 सेकंड के बाद जाएंगी, जब मैं ये प्लेट खाली कर दूंगी। रिधि जबरदस्ती अपनी सास को रोककर उसके सामने 30 सेकंड के अंदर सारी मैगी खत्म कर देती है। ये सब देखकर सीता भी हैरान हो जाती है, पर इतना स्पाइसी खाकर रिधि का मुंह जलने लगता है। सीता अपनी बहू की बुरी हालत देखकर उसके लिए जल्दी से किचन से पानी लाती है और इसी के साथ कुछ मिठाइयाँ भी लाकर उसे देती है, जिसे खाकर रिधि का मुंह थोड़ा ठीक हो जाता है और वो सीता से बोलती है, मेरी सिंपल मैगी ही अच्छी है, मुझे नहीं खानी ये एक्स्ट्रा स्पाइसी मैगी और ना ही किसी दिखावे के लिए टाइप्स ऑफ मैगी खानी है। हाँ हाँ, चलो लेट ही सही, पर तुझे अकल तो आई। स्पाइसी मैगी खाने के बाद रिधि की आंखें और दिमाग दोनों खुल जाते हैं, जिसके बाद वो मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देती है और पहले की तरह अपनी सास और पति से लड़ते झगड़ते सिंपल मैगी खाने लगती है। रूपा बेहद खूबसूरत और गुणवान लड़की होती है। उसे बचपन से ही गाने का बहुत शौक होता है। उसके मोहल्ले में उसके खूबसूरत चेहरे और मीठी आवाज की चर्चा होती ही रहती है। पर एक दुर्घटना में उसका आधा चेहरा जल जाता है, जिसके कारण उसके चेहरे पर जले का भद्दा निशान रह जाता है, जिसके बाद से ही आसपास के लोग उससे घृणा करने लगते हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। लोगों के ताने सुन सुनकर रूपा हमेशा एक डिप्रेशन में रहने लगती है। वो खुद से ही नफरत करने लगती है। वहीं घर में उसके माँ हेमा और पिता धर्म उसे पूरा सपोर्ट करते हैं ताकि डिप्रेशन उस पर हावी ना हो। पर उसका भाई युवी उसे दुखी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ऐसे ही एक दिन सुबह, अरे ये पनौती कहाँ से आ गई सुबह सुबह अपनी सड़ी सी शक्ल लेकर? अरे ओ यूवी, कैसे बात कर रहा है अपनी बहन से? क्या गलत कह दिया मैंने? इसकी शक्ल ही ऐसी है। अरे ओ यूवी, माफी मांग अपनी बहन से। मैं क्यों मांगू माफी? सच ही तो बोला। सवेरे सवेरे इस मनहूस का मुंह देख लो तो शाम तक मैयत ही समझो। अरे ओ नाच पीटे, ये बेलन यहीं से फेंक के मारूंगी। जुबान बंद कर अपनी। अरे कोई बात नहीं मम्मी पापा, युवराज की तो आदत है मजाक करने की, आप लोग इसे मत डांटिए। युवी की बात रूपा के मन को चुभ जाती है, पर वो सबके सामने इस बात को जाहिर नहीं होने देती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर मिरर देखती है और अपने निशान को देखकर रोने लगती है। उसे अपना पुराना सुंदर चेहरा याद आने लगता है। वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगती है। अरे कितना सुंदर चेहरा है मेरी लाडो का, किसी की नजर ना लगे। तभी अचानक अपने पिता धर्म की आवाज सुनकर रूपा अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। उसके पिता धर्म उसे म्यूजिक एकेडमी चलने के लिए बुलाते हैं। अरे रूपा, जल्दी चलो बेटे, लेट हो रहे हैं हम। बस अभी आती हूँ पापा, स्कार्फ बांध लूं। स्कार्फ बांधकर रूपा अपने पिता के साथ
म्यूजिक एकेडमी के लिए निकल जाती है, जहाँ रूपा एज अ म्यूजिक टीचर काम करती है। उसकी सुरीली आवाज से मानो पूरी म्यूजिक एकेडमी झूम उठती है। इस म्यूजिक एकेडमी में अभय ट्रस्टी होता है। वो अपने कुछ ऑफिशियल काम के सिलसिले में एकेडमी में आता ही रहता है। उसकी रूपा से कभी मुलाकात तो नहीं होती, पर उसके गुणों की चर्चा अक्सर उसे सुनने को मिलती ही रहती है। एक दिन वो रूपा की आवाज सुनकर पास में ही खड़े अपने दोस्त राम से बोलता है, यार रामू, जिसकी आवाज इतनी सुरीली है वो खुद कितनी सुंदर होगी ना। हाँ भाई, बात तो तुमने ठीक कही। रूपा की आवाज से मानो सारी टेंशन ही दूर हो जाती है। रूपा कितना प्यारा नाम है, कितनी प्यारी आवाज है उसकी। हाँ बे, खांसी और खुशी तो छिपाए नहीं छिपती। जनाब प्यार में है। सही कहा राम, मुझे अब रूपा से प्यार हो गया है और अब मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अभय का रूपा के लिए प्यार बढ़ता ही जाता है। एक दिन रूपा रास्ते में जा रही होती है, तभी वहाँ अचानक अभय आ जाता है। एक्सक्यूज मी रूपा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप कौन है और आपको मुझसे क्या बात करनी है? वैसे आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाय, मैं अभय, तुम्हारी म्यूजिक एकेडमी का ट्रस्टी हूँ मैं, और मुझे तुम्हारी आवाज और तुम बहुत पसंद हो। मैंने तुम्हें लेकर बहुत सारे सपने सजाए हैं। अच्छा, थैंक यू। एंड यस, मैं समझ गई, आप म्यूजिक कंपटीशन की ट्रॉफी को लेकर परेशान है ना? नहीं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या बात है, जल्दी बताइए। दरअसल रूपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा आपने? क्या आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं? एक बार कुछ भी कहने से पहले मेरा चेहरा तो देख लो। रूपा, मुझे तुमसे और तुम्हारे चेहरे दोनों से बहुत प्यार है। तुम बस हाँ बोल दो। विल यू मैरी मी? क्या सच कह रहे हैं आप? आपको मेरे चेहरे से प्यार है? अरे हाँ रूपा, हाँ, बस तुम हाँ बोल दो यार, प्लीज। रूपा अभय का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और बहुत खुश होती है। वो अभय के द्वारा दिखाए गए शादी के सपने सजा लेती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए होते हैं। तभी अभय, रूपा, तुम मुझे अपनी सुरीली सी आवाज में एक गाना सुना दो ना। मैं सॉन्ग तो सुना दूंगी, पर रिवॉर्ड में मुझे कॉर्नेटो आइसक्रीम चाहिए। ओके? हाँ, बिल्कुल मोहतरमा, आपका हुक्म सराखों पर। लेकिन अब सुना भी दो। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। रूपा का गाना सुन अभय पास ही खड़े आइसक्रीम वाले के पास आइसक्रीम लेने जाता है। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिसके कारण रूपा का स्कार्फ उसके चेहरे से उड़ जाता है और तभी अपने हाथों में आइसक्रीम लिए अभय वहाँ आ जाता है। रूपा का जला चेहरा अभय की आंखों के सामने आ जाता है, जिसे देख उसके तोते उड़ जाते हैं और आइसक्रीम उसके हाथों से गिर जाती है। हाय राम, कौन हो तुम? इतना डरावना और भयानक चेहरा, चली जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? प्यार? मैंने प्यार उस खूबसूरत और सुरीली रूपा से किया था। तुम कौन हो? सच बताओ, कहाँ है मेरी रूपा? मैं ही रूपा हूँ अभय। देखो मेरी तरफ। तुम मुझे नहीं पहचानते, चाहे मेरी सूरत से नहीं, पर मेरी आवाज से तो मुझे पहचानो। मैं ही तुम्हारी रूपा हूँ। नहीं, तुम रूपा हो ही नहीं सकती। उसका दिल मानो टूट के बिखर जाता है, पर मजबूत इरादों वाली रूपा खुद को संभालते हुए अभय से कहती है, हाँ, सच डरावना नहीं होता, भयानक भी नहीं होता। सच तो हमेशा से शुभ होता है, शुभ। तुम्हारा प्यार झूठा था अभय, और तुम भी झूठे हो। जितनी नफरत आज तुम मेरे चेहरे से करते हो ना, देख लेना, एक दिन इसी चेहरे को देखने के लिए तुम दिन रात तरसोगे। इस तरह रूपा की बात सुनकर अभय मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है और रूपा भी उदास मन से अपने घर चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं। रूपा अपने करियर पर फोकस करती है। वो एक बहुत बड़ी सिंगर बन जाती है। रूपा की आवाज पूरी दुनिया में छा जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अभय को रूपा के साथ किए अपने बिहेव पर बेहद शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी अभय का दोस्त राम वहाँ आ जाता है और अभय से बोलता है, ओए अभय, तुझे पता है रूपा बहुत बड़ी सिंगर बन गई है। तुम ठीक कहते हो राम, मैं आज भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अबे, पर तूने तो बताया था सब खत्म हो गया है उस दिन। हाँ यार,
मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे तो देर किस बात की, मना लो रूपा भाभी को। राम की बात सुनकर अभय मुस्कुराने लगता है और रूपा के पास जाकर उससे माफी मांगता है। रूपा पहले उस पे बहुत गुस्सा होती है, फिर वो उसे माफ कर देती है। कुछ दिनों बाद अभय रूपा को अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट में बुलाता है और सबके सामने स्टेज पे घुटने टेक के हाथ में रिंग लिए रूपा से बोलता है, मुझे माफ कर दो रूपा, अब मैं समझ चुका हूँ कि असली खूबसूरती सीरत में है, सूरत में नहीं। तो आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया कि कभी भी किसी का रूप उसके गुणों को नहीं छुपा सकता। हाँ रूपा, दाग तो उस चांद में भी है, पर उन दागों से उसकी खूबसूरती और चमक पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, और तुम मेरा चांद हो। वैसे मैंने तो पहले ही कहा था, गाने मेरे ही तू गावेगा, ला 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 ला। इस तरह रूपा अभय का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और अभय सब लोगों के सामने रूपा को उसके दाग और सुरीली आवाज के साथ पूरे शान से अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है और वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।